हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे सी टेट का प्रीवियस पेपर। और ये पेपर हुआ था 1 जनवरी 2022 को, और इसका हम सोशल साइंस वाला पार्ट देखेंगे। ठीक है, इस पेपर के मैंने 3 पार्ट पहले कंप्लीट करा दिए हैं, यानी कि 31 से 75 तक के क्वेश्चन पहले मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सी टेट की प्रीवियस पेपर की प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है, आप उस पर क्लिक करके बाकी के 3 पार्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वहां पे भी नहीं मिलते हैं, अगर मुझे याद रहा तो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी उन वीडियोस के लिंक डाल दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, एक लोकतांत्रिक कक्षा में शिक्षक की क्या जिम्मेदारी है? देखो, लोकतांत्रिक कक्षा का क्या मतलब होता है। लोकतंत्र तो आपने देश के बारे में पढ़ा है, कक्षा का क्या मतलब होता है? देखो, लोकतांत्रिक कक्षा का मतलब होता है कि बच्चे पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, वो शिक्षक से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब अपनी मर्जी बता सकते हैं, उनको किस तरह से पढ़ना अच्छा लगता है, किस तरह से नहीं लगता है। मतलब बच्चे एक तरह से स्वतंत्र हैं। अगर लोकतांत्रिक कक्षा नहीं है तो वो कैसे, वो राजतंत्र बोलेंगे। अगर हम बोले कि राजतंत्र कक्षा है, तो राजतंत्र कक्षा का कैसा माहौल होगा कि टीचर से बच्चे डरे सहमे से रहेंगे, जो टीचर कह रहा है वो सही है। ठीक है, बच्चों की सुनेंगे नहीं। बच्चों को कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो टीचर नहीं पूछेंगे कौन सी चीज समझ आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है। वो आएंगे, बस अपना लेक्चर देंगे, जो भी उनको पढ़ाना है पढ़ा दिया और चले जाएंगे। ठीक है, अगर बच्चे कुछ भी पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो उनको दंडित करेंगे या फिर उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे, उनको डांट फटकार के बैठा देंगे। तो ये तो हो गई राजतंत्र वाली शिक्षा, राजतंत्र वाली कक्षा हो गई। अगर लोकतंत्र की बात करें तो जो कक्षा होगी वो इस तरह की होगी कि बच्चे अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बच्चे सभी एक्टिविटियों में शामिल होंगे, और जो शिक्षक का व्यवहार है वो बच्चे के साथ एक मित्र की तरह होगा, जो आजकल मोस्टली कक्षाओं में देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं किस तरह क्या जिम्मेदारी होती है उस कक्षा में शिक्षक की। पहला है कक्षा संबंधी निर्णय सरकार के लिए छोड़ना। तो ये तो गलत है। ठीक है, सरकार के लिए क्यों छोड़े जाएंगे? दूसरा है कक्षा में अनुशासन संबंधी मुद्दों को नजरअंदाज करते हुए पाठ्यक्रम पर ध्यान देना। ठीक है, ये भी कथन गलत हो गया कि ऐसा भी नहीं है कि हम अनुशासन को नजरअंदाज कर दें, ऐसा भी नहीं है कि बच्चे शैतानी मचा रहे हैं हम पढ़ा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है बच्चों को, इस तरह से भी नहीं करना है हमें। तीसरा है स्कूल प्रबंधन और छात्रों के बीच स्वतंत्र रूप से नियम और कायदे स्थापित करना। ठीक है, और चौथा है छात्रों को अपनी बात स्वतंत्र रूप से कहने के युक्तिपरक अवसर प्रदान करना। तो मैंने बोला, आपको बताया ना मैंने कि जो प्रजातांत्रिक कक्षा होगी उसमें क्या होगा कि बच्चों को जो चीज अच्छी लग रही है, जो चीज गलत लग रही है, वो सब कुछ वो क्लास में बोल सकते हैं। ठीक है, उनको बोलने का पूरा अवसर दिया जाएगा टीचर की तरफ से। ठीक है, अगर उनको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो वो बोल सकते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आ रही है, आप रिपीट कर दीजिए, है ना। तो बच्चों को बोलने का, अपनी बात कहने की पूरी स्वतंत्रता होती है लोकतांत्रिक कक्षा में। नेक्स्ट देखते हैं, और उसमें बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है लोकतांत्रिक कक्षा में। सब बच्चों को जो टीचर है वो समान रूप से देखता है। क्वेश्चन नंबर 77, किलपैट्रिक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सील शैक्षिक विधि लोकतंत्र, कौन सील नहीं होगा, सॉरी सी होगा। ठीक है ना, कौन सी शैक्षिक विधि लोकतंत्र की संकल्पनाओं के शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है? ठीक है, कौन सी विधि सबसे अच्छी है, किसके अनुसार? किलपैट्रिक के अनुसार। ठीक है, और किलपैट्रिक किसके शिष्य थे वो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि वो किसके शिष्य थे। पहला है परियोजना प्रोजेक्ट विधि। ये किसकी थी? परियोजना प्रोजेक्ट विधि। दूसरा है खेल विधि। तीसरा है समस्या समाधान विधि। चौथा है खोजबीन विधि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। और देखिए जो शिष्य थे मैं आपको बता देती हूँ, आपको याद नहीं हो तो, ये थे जॉन डीवी के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, विभाजन विषय पर चर्चा करने के लिए आप कक्षा में कौन सा प्राथमिक स्रोत ला सकते हैं? विभाजन का मतलब होता है, मतलब है यहाँ जो 1857 में, ठीक है, जो विभाजन हुआ था, जो पाकिस्तान और भारत अलग हुए थे, उसका विभाजन। ठीक है, पहला है
दिल्ली के पुराने किले में वर्ष 1948 के शरणार्थी कैंपों की तस्वीर या चित्र दिखाए जाएं बच्चों को। ठीक है, तो दूसरा है गदर, एक प्रेम कथा चलचित्र फिल्म दिखाई जाए। देखो गदर में अगर कोई भी फिल्म है तो उसमें पूरी चीजें सच्चे नहीं हो सकती। उस जो डायरेक्टर है वो अपने हिसाब से फिल्म को रोमांचक बनाता है, उसमें सारी चीज डालता है। ठीक है, तो हम किसी भी फिल्म को देखकर या आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि चीजें बिल्कुल वैसी ही हुई होंगी जैसी इस फिल्म में दिखाई गई है। ठीक है, तो क्योंकि वो क्या है, फिल्म क्या है, एक मनोरंजन का साधन है, तो मनोरंजन, वो जो डायरेक्टर है वो मनोरंजन का भी ध्यान रखेगा ना। तीसरा है ट्रेन टू पाकिस्तान, उपन्यास या नोवेल पढ़ाया जाए बच्चों को। चौथा है तमाश, तमाश कहानी से उदाहरण लिए जाएं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, वो होगा पहला, कि अगर आपको पढ़ाना है बच्चों को और प्राथमिक स्रोत आपको चाहिए, यानी कि पहला स्रोत आपको चाहिए, तो आप क्या करेंगे, शरणार्थी कैंप दिखाएंगे, यानी कि जो पाकिस्तान से लोग आए थे, भारत आए थे, कौन लोग, जो हिंदू थे जिनको पाकिस्तान में नहीं रहना था, वो हिंदुस्तान में आए थे, तो आते के साथ ही उनके पास कोई घर मकान तो था नहीं। ठीक है, क्योंकि वो तो पाकिस्तान में आराम से रह रहे थे। तो जब वो भारत में आए तो उनको क्या है, कैंपों में रखा गया। धीरे धीरे वो लोग इधर उधर बसने लगे, काम धंधा ढूंढने लगे, तो इस तरह से चीजें हुई थी। 79, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आलोचनात्मक चिंतन के बेहतर अवसर प्रदान करने वाली सामाजिक विज्ञान की कक्षा को बेहतर तरीके से दर्शाता है। ए है, देखो आलोचनात्मक चिंतन, ठीक है, यानी कि तर्क वितर्क के तौर पे हम क्या है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्या हम किसी भी चीज के बारे में तर्क करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो सामाजिक विज्ञान की कक्षा को बेहतर तरीके से दर्शाता है। पहला है, ए है, छात्र केवल शैक्षिक या शिक्षण गतिविधियों के अंतर्गत के अंत में सवाल या प्रश्न पूछ सकते हैं। बी है, छात्रों के प्रश्नकाल का समय शिक्षक के प्रश्नकाल के समय से के अनुपात से अधिक होगा। इसका सेंस ये हो गया कि अगर शिक्षक 2 प्रश्न पूछ रहा है बच्चों से, तो बच्चे कितने पूछे, कम से कम 4 या 5 प्रश्न बच्चे पूछे, यानी कि बच्चे क्या करें, टीचर से ज्यादा प्रश्न पूछे। और जब बच्चों के अंदर जिज्ञासा होगी, उसके जितने ज्यादा वो प्रश्न पूछेंगे तो उनको चीजें उतनी ही ज्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, जब हमारे टाइम में कुछ टीचर क्या करते थे, हम पूछ रहे सर इसका मतलब क्या है, बैठ जाओ बाद में बात करना, क्लास के बाद बात करना, और वो कभी भी हमारा कंफ्यूजन दूर ही नहीं करते थे, उन सवालों के आंसर नहीं देते थे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप अपनी कक्षा में क्या करना है, बच्चे जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछें आपको सबको आंसर करना है। ठीक है, जब भी बच्चे बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ऑप्शन सी, कक्षा में चर्चा किए गए विषय पर प्रमाण उपलब्ध कराना। और डी है, कक्षा को विषय पर एक से अधिक विचार या दृष्टिकोण चाहिए, है ना। तो 79 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सी और डी। बी भी सही है। ठीक है, यानी कि बच्चे ज्यादा प्रश्न पूछे और जो टीचर है वो कम पूछे। और सी में क्या है, बच्चों को चर्चा के विषय का क्या है, जो भी चीज है उसके प्रमाण उपलब्ध कराना टीचर का। और ये चौथा भी सही है, क्योंकि बच्चों का क्या है, एक दृष्टिकोण बनेगा चीजों को सही और गलत पहचानने का। ठीक है, विचार करना सीखेंगे वो चीजों को। जैसे आप आलोचनात्मक चिंतन करेंगे या आलोचनात्मक पद्धति से उनको पढ़ाएंगे, तो बच्चों से आप पूछेंगे कि इसमें क्या आपको क्या अच्छा लगा या क्या इसमें गलत लगा, तो उनका जो दृष्टिकोण है वो अच्छा होगा। ठीक है, उनके जो विचार करने की क्षमता बढ़ेगी, उनमें कल्पना शक्ति बढ़ेगी उनमें। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी, सी और डी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। मान लीजिए कि आप छात्रों को वेतन दरें तय करना सिखाना चाहती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अति प्रासंगिक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए, श्रमिकों से आंकड़े एकत्र करना। देखो ये इकोनॉमिक्स से आया है क्वेश्चन। ठीक है, तो श्रमिकों से आंकड़े एकत्र करना, हमें क्या सिखाना है, वेतन दरें तय करना। ठीक है, यानी कि छात्रों को यह सिखाना है कि किसी भी काम के लिए उनको कितना वेतन लेना चाहिए। ठीक है,
तो क्या करना है हमें, सबसे पहले श्रमिकों से आंकड़े एकत्र करके, यानी कि श्रमिकों से पूछा जाएगा कि किस काम के आप कितने पैसे लेते हैं या किस तरह से काम करते हैं, क्या मजदूरी होती है, उस तरह से। ठीक है। बी है वेतन पर सरकारी विवरण, यानी कि हर जो भी काम है उसके लिए क्या है, सरकार ने न्यूनतम मजदूरी तय कर रखी है। अभी हाल फिलहाल में लगभग न्यूनतम जो मजदूरी है वो 205 रुपए है, जो पूरे भारत में कहीं भी जो मजदूर हैं वो लेते नहीं है। अगर आप वास्तविकता की बात करें तो देखो सरकार ने तय करे कि कम से कम आप एक व्यक्ति को काम करने के इतने पैसे देंगे ही देंगे, लेकिन जो हाल फिलहाल में रेट चल रहा है वो 500 रुपए का चल रहा है। अगर आप किसी मजदूर को घर पर लाकर उससे काम कराएंगे तो आपको कम से कम उसको 500 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है। मैं दिल्ली में रहती हूँ, यहाँ तो 500 रुपए ही चल रहे हैं। अगर आप किसी मजदूर को काम करने के लिए लाएंगे तो वो आपसे 500 रुपए पर डे की लेगा। सी है श्रम कानून संहिता। तो इसके हिसाब से भी हम देखेंगे कि जो श्रम के बदले जो उसको पैसे देने हैं या उसको जो सुविधाएं देनी है उसके कानून क्या कहता है। ठीक है, हम कानून को भी देखेंगे। तो अब डी देखते हैं, उपभोक्ता व्यय का सर्वेक्षण। देखो हम इस चीज को नहीं देखेंगे कि उपभोक्ता व्यय यानी कि जो मजदूर है या उपभोक्ता है वो कितने पैसे खर्च कर रहा है, क्योंकि खर्च करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। ठीक है, हम वेतन की दरें अगर हमें तय करनी है तो हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि लोग कितना खर्च कर रहे हैं। हम क्या क्या देखेंगे कि श्रमिकों से आंकड़े एकत्र करेंगे कि आजकल मार्केट में कितने पैसे चल रहे हैं, कितने पैसे लेते हैं आप काम करने के। फिर सरकारी विवरण देखेंगे कि सरकार ने कितना तय करा है, फिर उससे संबंधित कानून देखेंगे। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बी और सी, तीनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। सामाजिक विज्ञान की कक्षा के संदर्भ में ए और बी कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, बच्चों को द्वंद्व या संघर्ष के बारे में जानने और पूछताछ से दूर रखना चाहिए। बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, संघर्ष से दूर नहीं रखना चाहिए बच्चों को। क्या है, संघर्ष करना हमें सिखाना है, क्योंकि आगे जो जीवन है उसमें संघर्ष ही है, बिना संघर्ष के जीवन नहीं है। आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि बिना संघर्ष के आपको कामयाबी मिलेगी, आपको संघर्ष करना ही करना है। ठीक है, और पूछताछ से दूर नहीं रखना है, जो भी वो पूछ रहे हैं उनको आंसर करना है। ठीक है, तभी वो बाहर की दुनिया के बारे में जान पाएंगे। अगर आप हर चीज के लिए उनको चुप करके बैठा देंगे तो वो कुछ नहीं जान पाएंगे। कारण है बी, शिक्षा शास्त्र दृष्टिकोण से जो द्वंद्व या संघर्ष मीडिया में निपटा दिया गया हो, जिस पर बहस व चर्चा हो चुकी हो, वह कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक उपयोगी होगा। तो 81 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए गलत है और बी सही है। ठीक है, हम कौन से मुद्दे उठाएंगे, जो मीडिया में पहले जिन चीजों पर बहस हो चुकी है, जिन संघर्षों के बारे में पूछताछ हो चुकी है, जिनका निष्कर्ष निकल चुका है, हम उनके बारे में बच्चों को बताएंगे कि देखो ये मुद्दा था और इसका एक पहलू ये था कि ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, और इसका जो निष्कर्ष निकला उसका निष्कर्ष ये निकला था। तो बच्चों को इस तरह से हम समझाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन के दृष्टिकोण के उपयोग द्वारा उत्तर के लिए अवसर प्रदान करता है? कौन सा दृष्टिकोण है? आलोचनात्मक चिंतन। ठीक है, चिंतन के दृष्टिकोण के प्रयोग द्वारा उत्तर के लिए अवसर प्रदान करता है। ठीक है, तो यानी कि कौन सा ऑप्शन है जो इस चिंतन के द्वारा उत्तर के अवसर प्रदान करता है? ए, क्या भारत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है इतना कम है? ये इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना कम है। एक मिनट, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है इस क्वेश्चन में। हाँ, इतना कम है। क्या आप समझते हैं कि अमेरिका और यूरोप ने महिलाओं के प्रतिनिधित्व के संतोषजनक स्तर को प्राप्त कर लिया है? ठीक है, आलोचनात्मक चिंतन में हम ये देखेंगे। अब दूसरा है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक हाशियाकरण और सामाजिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए हैं? क्यों? आलोचनात्मक चिंतन एक तरह से होता है कि हम किसी भी चीज के सही और गलत दोनों पहलुओं को बच्चों के सामने रखें और फिर उनसे पूछें कि आप निष्कर्ष करके बताओ कि आपको कौन सा पहलू ज्यादा अच्छा लगा। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया था कि आप इस चीज को आप बच्चों के सामने रखिए कि भारत में जो महिलाएं
उनका जो प्रतिनिधित्व है यानी कि जॉब वगैरह में वो कम है मुकाबले किसके, अमेरिका और यूरोप के। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में क्या दिया गया है कि आर्थिक हाशिया, यानी कि जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और वो सामाजिक हाशिए, जो सामाजिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि आर्थिक हाशियाकरण और सामाजिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि जो लोग गरीब हैं, आर्थिक रूप से हाशियाकरण पे हैं, यानी कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, जो अलग हैं, आर्थिक रूप से गरीब हैं। ठीक है, जो गरीब हैं और जो समाज में पिछड़े हुए हैं, उनका आपस में संबंध है। क्यों, अब क्यों लग गया, तो बच्चे जवाब देंगे कि जो जो गरीब लोग हैं उनके साथ पक्षपात क्यों होता है। ठीक है, अब वो अपने अपने तर्क देंगे, आप उनके तर्कों से सहमत भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर वो संतुष्टजनक आपको जवाब नहीं देते हैं, संतुष्टिजनक नहीं देते हैं, तो आप उनको बोलिए कि आपने ये तर्क गलत दिया है, ऐसे नहीं ऐसे है। ठीक है, और मैं इस पर आपको तर्क देना चाहूंगी कि जो लोग गरीब है ना, भेदभाव हमेशा उनके साथ ही होता है, चाहे वो किसी भी जाति के हैं। गरीब लोगों के साथ होता है, अमीर लोगों के साथ भेदभाव कभी नहीं होता। अमीर लोगों के साथ सब लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। ठीक है, अमीर लोगों की ना तो कोई जात होती है ना कोई धर्म होता है, सब लोग उनके साथ रहना पसंद करते हैं, उनसे बात करना पसंद करते हैं। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हैं, उनसे लोग दूर ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये दुनिया पैसे से चलती है ना, और पैसे की ही पूछ है इस दुनिया में। इसलिए आपको पढ़ना है, लिखना है, कामयाब बनना है, खुद को प्राउड फील करना है और अपने माता पिता को प्राउड फील कराना है। उनको लगे कि हाँ, उन्होंने अपने जीवन में बस यही काम एक अच्छा किया है कि आपको पढ़ाया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, आप सरकार शब्द से क्या समझते हैं। 5 तरीकों को सूचीबद्ध कीजिए जिनसे सरकार लोगों को प्रभावित करती है। यानी कि एक तो ये आलोचना वाला है ही नहीं टॉपिक। आप क्या बोल रहे हैं, उसकी सरकार की अच्छाइयों के बारे में बोल रहे हैं कि बच्चे आप बताओ कि सरकार हमारे लिए क्या क्या कर रही है। ठीक है, आप सरकार से क्या समझ रहे हैं, तो आप सरकार के बारे में पूछ रहे हैं। इसमें आलोचना जैसा कुछ नहीं हुआ। आलोचना कब होती है कि क्यों हो रहा है ये काम, कैसे हो रहा है, इसकी सही चीज को निकाल के लाओ, ये होती है आलोचना। जो डिबेट होती है उनके बाद जो निष्कर्ष होते हैं, वो जो डिबेट चलती है ना, दो लोग अपनी अपनी बातों को कह रहे हैं और फिर उसके जो डिबेट चल रही है वो होता है आलोचनात्मक चिंतन। ठीक है, उसके सही पहलू भी निकल के आ रहे हैं, गलत पहलू भी निकल के आ रहे हैं। आलोचनात्मक चिंतन उसको बोलते हैं, किसी चीज की आलोचना कर रहे हैं। ठीक है, चीजों को तर्क से निकाल निकाल के लेके आ रहे हैं। जैसे आप न्यूज में देखते होंगे, डिबेट सी चलती होती है, 4-5 लोग आपस में बहस कर रहे होते हैं। वो एंकर उनका एक तरह से जो एंकर होता है वो बता रहा होता है आपको, जो दर्शक देख रहे हैं, कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। तो इसका 82 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा। ए और बी दोनों गलत हैं। देखिए, थोड़ी सा टाइम मुझे लग जाता है, वीडियो मैं मानती हूँ थोड़ी लंबी हो जाती है, आप लोग एडजस्ट कर लिया करो, क्योंकि चीजों को समझाने में टाइम लगता है। अगर आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप यूट्यूब पे एक सेटिंग होती है, जब यूट्यूब पे आप कोई भी वीडियो देखेंगे तो सेटिंग का ऑप्शन आएगा, उसमें स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम ज्यादा हो रहा है, तो आप उसमें स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लिया करो। ठीक है, 1.5 कर लिया करो, या 1.5 से ही काम चल जाएगा। 1.5 गुना स्पीड से आप देख लेंगे तो थोड़ा आपका टाइम बच जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 83, निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण प्राथमिक स्रोत के हैं, यानी कि जो पहला स्रोत होता है उसके हैं। देखो, यहाँ से क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा गया अब तक, मैंने जितने भी CTET के प्रैक्टिस सेट कराए हैं। तो प्राथमिक स्रोत, द्वितीय स्रोत और तृतीय स्रोत को आप NCERT बुक में से जरूर देख लें और पढ़ लें। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अभी तो टाइम है आपके पास। ए है चित्र, बी है विश्वकोश, सी है भाषण, देखो भाषण नहीं होगा। ठीक है, और डी है डायरिया। तो जो प्राथमिक स्रोत है वो क्या हो जाएगा, चित्र भी हो जाएगा, यानी किसी चीज से संबंधित चित्र है। विश्वकोश यानी कि डिक्शनरी है या डायरिया है। ठीक है, तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, ये प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत आएंगे, और भाषण नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A, C और D। A, C और D। नेक्स्ट देखते हैं 84, सामाजिक विज्ञान के बारे में सामान्य धारणाओं के संदर्भ में कथन A और कारण R को पढ़िए। कथन A,
सामाजिक विज्ञान को पाठ्यचर्या में दूसरे विषयों की तुलना में कम महत्व मिलता है। ये बात बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा महत्व किसको मिलता है पाठ्यचर्या में, यानी कि जो सिलेबस होता है उसमें सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया जाता है, साइंस पे या फिर इंग्लिश पे। ठीक है, जो बच्चे हैं, जो बच्चों के अभिभावक हैं, यानी कि जो माता पिता हैं, वो भी किस चीज का ट्यूशन लगाते हैं, हमेशा साइंस का लगाएंगे या इंग्लिश का लगाएंगे या मैथ का लगाएंगे, लेकिन सामाजिक विज्ञान का कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाता और लगाता, सॉरी, कोई ट्यूशन नहीं लगाता। और तर्क क्या दिया जाता है कि इसमें है ही क्या, सामाजिक के भी ट्यूशन लेंगे तुम्हारे मम्मी पापा, ऐसे बोलते हैं, जैसे, जबकि नहीं करना चाहिए। सामाजिक विज्ञान भी एक बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है और मैं कहूंगी कि साइंस से ज्यादा है। ठीक है, साइंस में एक बार को आप चीजें समझा देंगे, टाइम कम होगा। और आप वैसे भी देख लीजिए कि साइंस की एक बुक होती है और सामाजिक विज्ञान की 3 बुक होती है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि सामाजिक विज्ञान के जो पाठ्यचर्या है उसको बाकी की तुलना में कम महत्व मिलता है। कारण है कारण क्या है, छात्र सामाजिक विज्ञान की अंतः वस्तु को समझने में अरुचिकर या उदासीन महसूस करते हैं। तो ये दोनों चीज सही है, क्योंकि जो टीचर हैं वो क्या है, बिल्कुल रोचक तरीके से नहीं पढ़ाते हैं, वो बड़े मायूस तरीके से पढ़ाते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि बच्चों से खुद पढ़ने को ही बोल देते हैं कि चलो भाई चैप्टर पढ़ लो खड़े होके, बाकी लोग देखेंगे कि क्या पढ़ रहे हो और आपको क्या करके लाना है, घर से इसके क्वेश्चन आंसर करके लाने हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं टीचर भी जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित एक विशिष्ट परियोजना रिपोर्ट के कुछ भाग हैं। अब देखिए इन भागों को क्या करना है, परियोजना रिपोर्ट के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा क्रम सही है। अब देखिए परियोजना विधि के ये सारे की सारे दे रखी हैं, सीरियल लगाना है आपको। ठीक है, क्या करना है आपको, सीरियल लगाना है, यानी कि जो प्रोजेक्ट विधि है उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। देखो सबसे मैं सीरियल लगा के ही आपको दे देती हूँ। ठीक है, पहले नंबर पे क्या आएगा, पहले नंबर पे आएगा शोध प्रश्नों के लिए पृष्ठभूमि। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, शोध प्रश्नों के लिए पृष्ठभूमि, तो ये हो जाएगा पहले नंबर पे। अब दूसरे नंबर पे क्या आएगा, सुझाव। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आएगा विश्लेषण और चर्चा। सबसे पहले शोध करेंगे प्रश्नों के बारे में, उनकी पृष्ठभूमि के बारे में, फिर सुझाव, यानी कि जब एक तरह से चिंतन हो जाएगा उसके बाद में सुझाव आएंगे और उसके बाद में हम विश्लेषण या चर्चा करेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा नंबर 3 पर। अब देखिए चौथे नंबर पे आएगा ये वाला सारांश और निष्कर्ष। चौथे नंबर पे क्या निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा। और 5वें नंबर पर वर्गीकरण तथा आंकड़ों के स्रोत, यानी कि जो जिस भी चीज के ऊपर हम परियोजना बना रहे हैं उसके आंकड़ों का क्या कर देंगे, हम वर्गीकरण कर देंगे। तो इसके हिसाब से कौन सा आंसर सही होगा, वो हो जाएगा तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, परियोजना रिपोर्ट के मूल्यांकन के लिए निर्देशों के सूत्रीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसे सबसे कम महत्व दिया जाता है। किसके लिए, किसको सबसे कम महत्व दिया जाता है, किस चीज में कम महत्व दिया जाता है, परियोजना रिपोर्ट के मूल्यांकन में। यानी कि कोई भी परियोजना विधि हमने बच्चों को दी है उसका हमें मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो सबसे कम किस चीज को महत्व दिया जाएगा, पहला है अधिगम प्रतिफल को। ठीक है, अब देखिए दूसरा है विद्यार्थी की प्रतिभागिता को, तीसरा है प्रस्तुतिकरण को, और चौथा है शिक्षक के मार्गदर्शन को। तो जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, कि सबसे कम महत्व हम इसको ही देंगे। अधिगम के प्रतिफल को भी देंगे कि उसने इस प्रोजेक्ट से क्या सीखा है और उसने प्रोजेक्ट किस तरह से बनाया है। प्रोजेक्ट जिस चीज का था वो जो बच्चा है वो अपने विचारों से उसको वैसे ही बना के लाया है जैसा उसको प्रोजेक्ट दिया था, उसने ठीक काम किया या नहीं किया। तो ये चीज तो मेन है, प्रतिफल तो मेन है कि उसको जो काम दिया था, जिस चीज का प्रोजेक्ट दिया था उसने उस तरीके से काम किया है कि नहीं। अब देखो विद्यार्थी की भागीदारी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रस्तुतिकरण यानी कि बच्चे ने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसको टीचर के सामने वो कैसे प्रस्तुत कर रहा है, यानी कि कैसे वो उसको दिखा रहा है टीचर को, ये चीज भी मेन होती है। क्योंकि बहुत सारी जो बच्चे होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन वो चीजों को याद कर लेंगे, समझ में आ गया उनका, लेकिन टीचर के सामने नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कई बच्चों में हिचक होती है कि वो टीचर के सामने अपना 100% नहीं दे पाते हैं। वैसे वो इंटेलिजेंट होते हैं, याद करने में इंटेलिजेंट है, लिख के दिखा देंगे, लेकिन प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं अपने आप को ठीक से,
कुछ बच्चों में हिचक होती है, तो उस चीज को भी क्या कहेंगे, महत्व देंगे। लेकिन टीचर का काम ही है मार्गदर्शन करने का या बच्चों को सही दिशा दिखाने का। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए टीचर का तो काम है, तो सबसे कम महत्व हम इसको ही देंगे। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न प्रश्न में कौन सी ज्ञानात्मक क्रियाओं का आकलन होता है? भारत में गरीबी कम करने में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रभावों का अध्ययन कीजिए। कौन सी प्रक्रिया में करना है अध्ययन? ज्ञानात्मक प्रक्रिया में, ठीक है, ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन होता है और इसके बारे में करना है। पहला है स्मरण, दूसरा है मूल्यांकन, तीसरा है विश्लेषण, चौथा है सृजन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मूल्यांकन, ठीक है। ज्ञानात्मक पक्ष में के आकलन में क्या आएगा? मूल्यांकन आएगा। नेक्स्ट देखते हैं 88 में, जल्दी जल्दी से आप करा देती हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा ओवर हो गया है। निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा संकल्पनात्मक ज्ञान को आंकता है? संकल्पनात्मक, ठीक है, कौन सा? संकल्पनात्मक। पहला है हम धरती के केंद्र तक क्यों नहीं जा सकते, कारण दीजिए। दूसरा है अंतर्जनिक व बाह्यजनिक बल क्या है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो यही है कि अंतर्जनिक बल क्या है और बाह्यजनिक बल क्या है। ये क्या है? संकल्पनात्मक ज्ञान को आंकता है, यानी कि उनको क्या है, अंतर बताना है। संकल्पनात्मक ज्ञान में भी यही चीज होती है कि दोनों की अलग अलग हमें विशेषता बतानी है कि वही अंतर्जनिक बल क्या है और बाह्यजनिक बल क्या है। और ये 7th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से आया है ना, सॉरी ज्योग्राफी एनसीईआरटी से आया है। अंतर्जनिक बल होता है जो पृथ्वी के अंदर जो हलचल होती है जो हमें नहीं दिख रही है, जैसे भूकंप है ना, ज्वालामुखी फटना, ये क्या आएगा? अंतर्जनिक आएगा। और बाह्यजनिक होएगा तूफान, आंधी, है ना, बाढ़, ये क्या हो जाएगा? बाह्यजनिक हो जाएगा। तो इनकी संकल्पना, इनका जो बल है वो क्या होता है, ये किसके अंतर्गत आएगा? संकल्पना ज्ञान को आंकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार मूल्यांकन कार्यप्रणाली के विकास के समय निम्नलिखित में से कौन सा विचारणीय होगा, ठीक है, कौन सा विचारणीय होगा? किसकी बात चल रही है? निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा 2009 के अनुसार। और निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा ये 3 वर्ष से और 14 वर्ष तक के लिए होती है। कितने वर्ष? 14 वर्ष तक के लिए होती है, ठीक है। अभी 3 वर्ष का आया है जो नई शिक्षा नीति है, और पुरानी में क्या है? 6 वर्ष से 14 वर्ष है। पुरानी शिक्षा नीति में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक का था। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें 3 वर्ष से 14 वर्ष तक का आया है, ठीक है। और ये जो दिया हुआ है ये आर्टिकल 21 में भी दिया गया है कि बच्चों का अधिकार है कि उनको 6 वर्ष से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, यानी कि जो 8वीं तक की पढ़ाई है, पहली से 8वीं तक की जो पढ़ाई है वो बच्चों को फ्री में दी जानी चाहिए। लेकिन अब क्या है, नर्सरी और केजी भी सरकार कराएगी सरकारी स्कूलों में, इसलिए अब जो पढ़ाई है वो 3 वर्ष से कराई जाएगी। अब ऑप्शन देख लेते हैं इसका। पहला, बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दिया जाना चाहिए। बिल्कुल गलत चीज है, गृह कार्य पे हमें जोर नहीं देना है, हमारा मेन काम क्या है? बच्चों को सिखाना है। दूसरा है जहां तक हो सके शारीरिक दंड की उपेक्षा की जानी चाहिए। तीसरा है परीक्षा केवल पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद होनी चाहिए। जो अभी जो हाल फिलहाल में मूल्यांकन चल रहा है, आकलन चल रहा है, वो क्या चल रहा है? सतत विकास, वो सतत आकलन चल रहा है, ठीक है, सतत मूल्यांकन चल रहा है। यानी कि केवल और केवल हमें परीक्षा पर ध्यान नहीं देना है, हमें बच्चे की पूरी साल की एक्टिविटी देखनी है कि बच्चा किस तरह से सीख रहा है, ठीक है। ये होता है सतत मूल्यांकन, यानी कि उसके जो मंथली टेस्ट हो रहे हैं वो भी देखने हैं, जो हाफ ईयरली एग्जाम है वो भी देखना है, बच्चा खेल में कैसा है, इस और डांस में कैसा है, गाने में कैसा, हर चीज हमें बच्चे की देखनी है, ठीक है। केवल पाठ्यक्रम पूरा नहीं कराना है। अब जो सरकार चाहती है वो चाहती है बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, केवल उसको रट्टू तोता नहीं बनाना है, केवल उसको किताबी ज्ञान नहीं देना, उसको दुनियादारी भी दिखानी है, ठीक है। और चौथा है बच्चे को भय, अभिघात और चिंतन मुक्त बनाएं। ये बिल्कुल सही बात है, और ये सबसे सही है कि हमें बच्चे को कैसा बनाना है? भय मुक्त, ठीक है, वो डरा सहमा ना रहे क्लास में। 2009 का जो एनसीएफ है वो यही कहता है कि बच्चे को कैसा डरा सहमा नहीं बनाना है, अभिघात नहीं बनाना है, और हमें क्या है? उसको चिंता मुक्त करना है, और बच्चा खेल खेल में सीखे,
खुश होकर प्रसन्न होकर सीखे। ठीक है, इसलिए जो बात की गई है, जो कक्षा का जो डिसिप्लिन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, प्रजातांत्रिक होना चाहिए, यानी लोकतांत्रिक होना चाहिए। बच्चा स्वतंत्र रहे और डरा सहमा सा ना रहे, जब उसको जो चीज पूछनी है, बात करनी है टीचर से, वो कर सके। क्वेश्चन नंबर 90 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और जल्दी जल्दी करते करते भी लेट हो ही जाता है, पता नहीं क्यों, मुझे भी समझ में नहीं आता है कि इतना टाइम कैसे हो जाता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 20 मिनट में या 25 मिनट में पूरी वीडियो खत्म कर दूं, फिर भी टाइम होता ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अधिगम के लिए आकलन निश्चित करता है। ए, शिक्षक को अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पूर्ण अवलोकन या समीक्षा तथा रूपांतरित करने के लिए किसके बारे में चीजें चल रही है, आपको प्रश्न अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ते टाइम, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन, यानी कि पढ़ाने से पहले आपको क्या है, आकलन करना है कि बच्चों का सीखने का स्तर क्या है। मान लीजिए आप बच्चों को वन के बारे में पढ़ा रहे हैं और बच्चों को पौधे का ही ज्ञान नहीं है, ठीक है, तो बच्चों को थोड़ा सा जंगल के पौधे के बारे में पूछ लेना है कि आप वनों से क्या समझते हो, वन कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं। तो पढ़ाने अधिगम के लिए आकलन, यानी कि पढ़ाने से पहले आपको ये आकलन कर लेना है कि बच्चों का मानसिक स्तर कितना है, तो आप उसी हिसाब से पढ़ाएंगे। ठीक है, ये ऑप्शन उससे ही रिलेटेड है। मतलब अधिगम के लिए आकलन यानी कि पढ़ाने से पहले पहले टीचर पूछ लेते हैं ना कुछ क्वेश्चन, जिससे कि ये पता चल जाता है कि आपको पूर्व का ज्ञान कितना है। पूर्व ज्ञान होता है ना, जब आपने टीचिंग प्रैक्टिस करी होगी तो आपसे आपने क्या किया होगा, पहले जाते ही आप बच्चों से पूर्व ज्ञान के बारे में क्वेश्चन पूछते होंगे, तो आपको पता चल जाएगा मानसिकता क्या है बच्चों की, बच्चे कितना पहले सीख चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप उनको आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन था वो मैंने ए पढ़ दिया था, और ये बिल्कुल देखो सही है कि पूर्ण अवलोकन या समीक्षा तथा रूपांतरण करने के लिए। ठीक है, बी है छात्रों का अपने समवयस्कों के आकलन का लगातार प्रयोग करना, ये चीज गलत है। ठीक है, सी है आकलन की बहुविधि रणनीतियों का प्रयोग करना। आकलन की बहुविधि जो नीति है वो यही है कि सतत आकलन करना है, यानी कि सतत मूल्यांकन करना है, यानी कि पूरी साल हर चीज हमें बच्चे की देखनी है कि बच्चे का कितना विकास हो रहा है। और प्राइवेट स्कूल में तो यहाँ तक होता है कि बच्चे की हाइट और वेट भी लिखे जाते हैं। जब बच्चे का एडमिशन होगा, यानी कि हर साल अप्रैल में उनके हाइट और वेट का मेजरमेंट होगा, और बाद में जब उनके रिजल्ट में दिया जाएगा कि इस साल में बच्चे की हाइट इतनी बढ़ी, बच्चे का वेट इतना बढ़ा, बच्चा डांस में एक्टिव है, बच्चा खेलने में एक्टिव है, इस खेल में एक्टिव है, ठीक है, बच्चा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, और अगर किसी चीज में डल होगा तो वो कॉलम या तो खाली होगा या फिर उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब क्या है आकलन में देखी जाती है। ठीक है, और तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये बहुविधि के अंतर्गत आता है, बहुविधि रणनीतियों के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हमें ये सारी चीजें पहले आकलन कर लेनी है बच्चों को पढ़ाने से पहले। डी है आकलन की रूपरेखा को प्रतिपादित करते समय बोर्ड के दिशा निर्देशों का प्रयोग करना। ठीक है, बोर्ड के दिशा निर्देश हमें नहीं देखने कि बोर्ड क्या कह रहा है, हमें जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उससे पहले हमें ये देखना है कि बच्चों को कितना पहले आता है, और विधि हमें यूज करनी है। जैसे अभी इसमें बहुविधि के बारे में दे रखा है, तो इसमें एक विधि यही हो गई, पूर्व ज्ञान से रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछने हैं उनसे, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और सी। और यही आपकी वीडियो समाप्त हो रही है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो भी फ्रेंड आपके फ्री में ये पूरे प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं सीटेट के, उन फ्रेंडों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। मैंने कम से कम इस सीटेट के 10 से ज्यादा प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो सीटेट की प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं चैनल पर, और नहीं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जितनी भी मेरी प्ले लिस्ट है सबका, आप जाकर उनको भी देख सकते हैं। मैंने ज्योग्राफी भी पढ़ा रखी है 6 से 8 तक की, और मैंने हिस्ट्री भी पढ़ा रही हूँ अभी हाल फिलहाल में, तो आप सारी प्ले लिस्ट को देख सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।